स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का पार्ट 8 करेंगे। इस पार्ट में हम परमाणु संरचना का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और परमाणु संरचना का यह दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने परमाणु संरचना का एक पार्ट बना दिया है। बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए परमाणु संरचना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की करीबन हम 6 या 7 वीडियोस बनाएंगे। आपको क्लियर ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो बोहर का परमाणु मॉडल इसमें मैं समझाऊंगा उसमें जो याद रखने वाली बातें होंगी, जो ज़्यादा पूछे जाने वाली बातें होंगी, वो इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर शुरू से अंत तक। चलिए, सबसे पहले आज के वीडियो में हम समझते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? देखिए, लिखा है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब कोई भी तत्व है, उस परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या उस तत्व की क्या बोली जाती है? परमाणु क्रमांक। अब ये परिभाषा हो गई। यहाँ पर 3 बातें मैंने लिखी हैं। परमाणु क्रमांक की खोज मोज़ले ने की थी, परमाणु क्रमांक की खोज मोज़ले ने की थी। दूसरी बात, परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहते हैं। तीसरी बात, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए किसी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। अर्थात किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा तो आप उसमें प्रोटॉनों की संख्या जान पाएंगे और आप उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जान पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। इससे एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन, ये 3 बातें और ये सूत्र ज़रूर याद रखिए। अब हम आगे चलते हैं। हमारे सामने आ चुका है द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। इसकी परिभाषा क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, या कहते लिख दिया, करते हैं होना चाहिए। मतलब किसी तत्व का जो परमाणु होता है उस परमाणु के नाभिक में 2 कण रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कभी पूछा जाएगा कि नाभिक में कौन रहता है तो ऑप्शन आपका होना चाहिए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उसका योग करोगे तो उसे एक नाम दिया गया है द्रव्यमान संख्या। ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। याद रखिएगा, ये बात मैंने जो यहाँ लिखा है ध्यान दीजिए, सदैव याद रखें। इस तरह से कोई चीज़ अगर आपके सामने दिखता है तो ऊपर वाले चीज़ को द्रव्यमान संख्या कहेंगे, इस चीज़ को तत्व का प्रतीक कहेंगे और इस चीज़ को परमाणु क्रमांक। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे 23 Na, सॉरी यहाँ 11 होना चाहिए, 11 Na23। तो आप ध्यान दीजिए, Na मतलब तत्व का प्रतीक। Na किस तत्व का प्रतीक है? सोडियम। तो सोडियम हो गया ऊपर द्रव्यमान संख्या, तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक यहाँ कितना होगा? 11। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसका यह मतलब होता है। आई होप कि यह बात भी आप समझ चुके हैं। अब आप सबके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग दिख रही है, बोर मॉडल, बोर्स मॉडल, परमाणु का बोर मॉडल। जो बोहर के मॉडल में मैं आपको बातें बताऊंगा उसे याद जरूर रखना है क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। पहला नंबर, इसमें क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों, ऊर्जा स्तर को कक्षा भी कहते हैं, में चक्कर लगाते हैं तथा घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। कहने का अर्थ है
इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की चारों ओर उन कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनमें मतलब चक्कर लगाने पर उनकी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात उनके ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है, और उन्हें निश्चित ऊर्जा का मतलब कि निश्चित ऊर्जा की कक्षा भी कहते हैं या निश्चित ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत लेकिन समान बल कार्य करते हैं। पहला अपकेंद्र बल, दूसरा आकर्षण बल। अपकेंद्र बल वृत्तीय गति के कारण मिलता है और आकर्षण बल जो है वो नाभिक पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश के कारण मिलता है। अपकेंद्र बल का फार्मूला mv²/r होता है और इसका Zd² तो एक r से कार कैंसिल हो जाएगा, कुल फार्मूला बनेगा mv² Zd²r। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का तीसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का सरल गुणक होता है। सरल गुणक मतलब उसका कोणीय संवेग 1h/2 या फिर 2h/2 या फिर 3h/2 या फिर 4h/2। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है 1 2 3 4, तो ये जो है h/2 का सरल गुणक है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को हम n नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो n यहाँ पर लिख दोगे तो कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 आएगा। तो ये आपका यहाँ पर तीसरी बात याद रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस आधार पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की मतलब त्रिज्या कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें इस तरह से मिलकर आएगी। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है 9वीं कक्षा में, तो n²h²/4πme², ठीक है, 4π²me²। या फिर कैलकुलेट करोगे, जैसे एच प्लांक नियतांक है, पाई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखकर कैलकुलेट करोगे तो ये 0.529 n²/z, यहाँ z भी रहेगा, ध्यान देना, यहाँ z भी रहेगा, गलती से नहीं लिखा गया। तो n²/z एंगस्ट्रॉम में इतनी वैल्यू आएगी। यदि आप हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए ये कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ z का मान 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, पहली कक्षा के लिए n का मान 1 हो जाएगा, तो आएगा उत्तर 0.529 एंगस्ट्रॉम। और हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए जो त्रिज्या आएगी वो बोर त्रिज्या के नाम से भी जानी जाती है और उसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, याद जरूर रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की कक्षा परिवर्तित होने पर ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, वहाँ पर अवशोषित होती है। यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो परमाणु में से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो चाहे ऊर्जा उत्सर्जित हो चाहे ऊर्जा मतलब अवशोषित हो, उस ऊर्जा को हम निकालेंगे ΔE बराबर E2 - E1। E2 क्या है अंतिम ऊर्जा स्तर और E1 क्या है प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होगी, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करने के बाद त्रिज्या और परमाणु क्रमांक वगैरह के पदों में यहाँ पर लाएंगे तो E = हमें इतना फार्मूला मिलेगा। सारे कांस्टेंट वैल्यू को हल करने के बाद हमें इतना वैल्यू मिल जाएगा। यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम बात करें तो Z का मान 1 और N का मान 1 रखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा का ऊर्जा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये चौथा नंबर था। यहाँ पांचवा नंबर हमारे सामने दिख रहा है, 9वें बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना होता है, कैलकुलेट करने के बाद आपका इतना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मीटर में आएगा तो 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर ये जो आपको फार्मूला दिया गया है, एक बात ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो मतलब कि उसकी जो ऊर्जा मतलब वहाँ पर जो विकिरण उत्सर्जित होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होता है और उसे फिर हम स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। और स्पेक्ट्रम की जो ऊर्जा होती है हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ h × न्यू क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर को छोड़कर जिस अगले वाले ऊर्जा स्तर में गया है तो उसकी आवृत्ति यहाँ पर न्यू दिखाई गई और न्यू का मान होता है sc/λ, इसलिए फार्मूला बनेगा sc/λ। तो कुल मिलाकर ये फार्मूला याद रखिएगा। अब उसकी अगर हमें तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट करनी है स्पेक्ट्रम में तो 1/λ = न्यू बार को तरंग संख्या कहते हैं। Z² R कोष्टक में 1/n1² - 1/n2²। R को रिडबर्ग संख्या कहते हैं। n1 जो निम्न ऊर्जा स्तर की पहली कक्षा होगी, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा, n2 उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।